यह है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 50, जिसे हिंदी में 50 कहते हैं। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे ब्लैक मून गिल्ड के हेडक्वार्टर के 7वें फ्लोर पर आकर सीनियर जीजी से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी पूछता है और साथ ही हर्ब वगैरह भी खरीदता है। अब आगे जीजी से बात करते करते युनचे को पता चलता है कि उसके अंकल सिया यानी सिया होंगी, जो सिया किंग्यू और एक्सिया युआनवा के फादर हैं, असल में ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में रह रहे हैं, जिसकी वजह से युनचे को अपने दिल में थोड़ी सी राहत मिलती है। सीन शिफ्ट होता है डिवाइन फेनिक्स सेक्ट में। 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट का वक्त पास आने लगा था। फंग सिचंग हर दिन और इंपेशेंट हो रहा था। उस दिन की इंसल्ट उसके दिमाग से निकलती ही नहीं थी। उसने कल ही अपने भाई फेंग सिमिंग को युनचे वाली बात बताई थी, लेकिन जो सच हुआ था उससे अलग वर्जन बताया। उसे डर था कि अगर युनचे ने टूर्नामेंट के सामने सब सच बता दिया तो उसकी इंसल्ट सबके सामने हमेशा के लिए छाप बन जाएगी। तभी दरवाजा खुलता है और एक आदमी हीट वेव के साथ अंदर आता है। यह देखकर फंग सिचंग गुस्सा होने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि कौन है, वो तुरंत सल्यूट करता है। मैं रॉयल फादर को प्रणाम करता हूं। फेंग हेंगकोंग उसे उठने के लिए इशारा करते हुए बोलता है, सीमिंग ने सब बता दिया है जो ब्लू विंड में हुआ था। तुमने इतना दिन छुपाया, लेकिन ये माफ है। हम तुम्हें ब्लेम करने नहीं आए। फिर फेंग हेंगकोंग गुस्से में कहता है, हमने कभी सोचा नहीं था कि ब्लू विंड का एक छोटा एम्परर इतनी हिम्मत करेगा, लेकिन चिंता मत करो, 3 साल से कम में हम तुम्हारी इंसल्ट का बदला 10 मिलियन गुना वापस लेंगे। उस वक्त ब्लू विंड एम्परर को तुम खुद पनिश करोगे। और जहां तक युनचे की बात है, वो खुद कहता था कि टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा ना, बहुत अच्छा। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएगा। फंग सिचंग आधा खुश और आधा पैनिक में कहता है, क्या टूर्नामेंट से पहले युनचे को सीक्रेट में खत्म कर देना सही होगा? फेंग हेंगकोंग हाथ घुमाकर कहता है, बिल्कुल नहीं। हमारा डिवाइन फिनिक्स सेक्ट अपनी स्टेटस गिराकर एक ब्लू विंड के छोटे प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर को सीक्रेटली मारने जाएगा। ये तो बेइज्जती होगी। टूर्नामेंट हमेशा हमारा शो होता है। अगर युनचे थोड़ा रंग दिखाए तो और भी मजा आएगा। बस हमें डिसअपॉइंट ना करे। इन दोनों के बातचीत के दौरान एक चोर की भी बात होती है, जिसने फिनिक्स जेड हॉल से फिनिक्स सनफ्लावर हर्ब का आधा हिस्सा चुरा लिया है, जिसका नाम गोस्ट मिराज सेक्रेड हैंड हुआ मिंगहाई है, जिसे पकड़ने के लिए फंग हेंगकोंग फंग सिचंग को यह जिम्मेदारी देता है। फंग सिचंग भी तुरंत हाँ में सिर हिलता है, जिसके बाद फंग हेंगकोंग चला जाता है। फंग सिचंग एक लंबी सांस लेता है, लेकिन फिर भी बेचैन हो जाता है। उसका दिमाग यूं ही घूमता रहता है। वो हॉल में इधर उधर चलने लगता है और फिर धीमी आवाज में कहता है, चीहुओ अंदर आओ। एक फ्लेम स्ट्रीक आती है और एक 50 साल का मिडिल एज्ड आदमी सामने आ जाता है, जैसे टेलीपोर्ट करके। वो ग्रीट करते हुए कहता है, योर हाइनेस, क्या आदेश है? फंग सिचंग उसे गंदी सी शक्ल के साथ कहता है, तुरंत पैलेस छोड़ो और सीक्रेटली डिवाइन फिनिक्स सिटी में युनचे को ढूंढो। वो 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए यहां आया है। आधे महीने में जरूर सामने आएगा। शायद वो अभी हमारे एम्पायर में ही हो। जैसे ही मिले उसे तुरंत मार दो। काम जितना सीक्रेट होगा उतना अच्छा। उसके बाद उसकी लाश डिस्ट्रॉय कर देना, कोई सबूत ना बचे। फंग चिहो तुरंत कहता है, जी योर हाइनेस। फंग सिचंग की एक्सप्रेशन ग्रेव हो जाती है। वो बोलता है, याद रहे, मेरे और तुम्हारे अलावा कोई और इस बात को ना जाने, मेरे रॉयल फादर भी नहीं। फंग चिहो थोड़ा हैरान लगता है, लेकिन बिना हिचकिचाए कहता है, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं अभी जाता हूं। फंग चिहो के जाने के बाद फंग सिचंग अपने हाथों को बंद कर लेता है। उसकी आंखों में हेट्रेड की चमक होती है। वो धीरे से बोलता है, युनचे, अगर मैं खुद तुम्हें मार नहीं पाया तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा, लेकिन तुम टूर्नामेंट से पहले मरोगे ही। और जब ब्लू विंड नेशन खत्म हो जाएगा, तब उस दिन की इंसल्ट हमेशा के लिए मेरे पैरों के नीचे दबा दी जाएगी। अगले दिन युनचे जीजी के डायरेक्शंस फॉलो करके डिवाइन फिनिक्स सिटी के फॉलिंग फ्लेम मर्चेंट गिल्ड जाता है। वहां जाकर उसे समझ आता है कि जैसा जीजी ने बोला था वैसा ही है। नाम भले ही मर्चेंट गिल्ड था, लेकिन असल में यह एक अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट था। एरिया बड़ा भी नहीं था, लेकिन इस तरह के और भी मार्केट्स यहां बिखरे हुए थे। सभी ने मर्चेंट गिल्ड का बोर्ड लगा रखा था। एक डार्क गली से गुजरते वक्त युनचे देखता है फॉलिंग फ्लेम मर्चेंट गिल्ड का बोर्ड। बोर्ड के नीचे एक यंग वुमन खड़ी होती है। वो युनचे को देखकर तुरंत आगे आती है और कहती है, सर, क्या आप फॉलिंग फ्लेम के ऑक्शन में हिस्सा लेने आए हैं? युनचे हां में सिर हिलाते हुए बोलता है, जी हां, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। उसे याद आता है कि एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में उसने बहुत ब्लैक मार्केट्स अटेंड किए थे और यहां भी वैसे ही रूल्स होंगे। एंट्री के लिए हेवी चार्जेस लगेगा। वो यंग वुमन कहती है, आज का ऑक्शन रेयर ट्रेजर्स के लिए है, इसलिए एडमिशन चार्जेस थोड़ी ज्यादा है।
20 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स। युनचे बिना कुछ बोले 20 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स दे देता है। यंग वुमन कॉइन्स लेकर कहती है, सर प्लीज मुझे फॉलो करिए। वो युनचे को डार्क गलियों और मोड़ों से ले जाती है और फाइनली एक छुपा हुआ अंडरग्राउंड हॉल में ले आती है। जगह छोटी थी, सिर्फ 30-40 कुर्सियां थीं। उस वक्त वहां 20-25 लोग बैठे थे। सभी लोग बहुत लग्जूरियस कपड़े पहने हुए थे। युनचे अंदर आया तो सबने एक नजर डाली। उसका लेवल अर्थ प्रोफाउंड रेल्म पर था, इसलिए सबने उसे नीचे समझा और फिर इग्नोर कर दिया। ऑक्शन हॉल में युनचे चिल मोड में एक सीट चूज करके बैठ जाता है। कुछ ही देर में एक प्यारी सी चार्मिंग आवाज सुनाई देती है, सर्स हमने आपको बहुत देर तक इंतजार करवाया। इसके बाद ही एक हिडन डोर खुलता है। एक ग्रेसफुल वुमन ब्लैक टाइट आउटफिट में बाहर आती है। उसके पीछे एक ग्रे हेयर्ड ओल्ड मैन था। तुरंत एक ब्लू रोब पहने हुआ यंग मैन बोलता है, यो मेरी छोटी छीछी, तुम आखिर आ गई। मैं तो इंतजार करते करते पागल हो रहा था। वो वुमन जो अपना नाम शाओची बताती है, थोड़ा हंसी करके सेडक्टिव आवाज में बोलती है, सर गोंगसुन हमेशा इतने इंपेशेंट होते हैं, लेकिन मैं वादा करती हूं आज के ट्रेजर्स सबको सेटिस्फाई करेंगे। उसके फ्लर्टी अंदाज और शरीर की हर मूव ने सभी को अट्रैक्ट किया, लेकिन युनचे बिल्कुल अनअफेक्टेड था। उसके लिए उसकी वाइब्स का चार्म इस शाओची से कहीं ज्यादा बड़ा था। सर गोंगसुन आगे फ्लर्टिंग करता है, क्या तुम खुद आज के ट्रेजर्स में शामिल हो? अगर हो तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी खर्च कर दूंगा। शाओची बस सेडक्टिव हंसी देती है। फिर ऑक्शन स्टार्ट होता है। शाओची एक जेड केस निकालती है और अनाउंस करती है, इसमें 2 पर्पल क्रिस्टल जेड मैरोज हैं। एक आर्क को 200 घंटे तक पावर दे सकते हैं और अगर स्पिरिचुअल वेपन में फ्यूज कर दिया जाए तो उसका इंटेलिजेंस बहुत एनहांस हो जाता है। युनचे तुरंत इंटरेस्टेड हो जाता है। उसका एम्परर प्रोफाउंड वेपन ड्रैगन फॉल्ट ऑलरेडी थोड़ा इंटेलिजेंट था, लेकिन और ज्यादा पावरफुल हो जाता अगर स्पिरिचुअल कॉन्शियस स्ट्रांग हो। उसके लिए यह बहुत बड़ा चांस था। सर गोंगसुन तुरंत चिल्लाता है, पर्पल क्रिस्टल जेड मैरो, वाह मैं तो इस आइटम को कब से ढूंढ रहा था। लिटिल चीची तुमने कमाल कर दिया। बस बताओ इसकी लोएस्ट प्राइस क्या है? शाओची सेडक्टिव स्माइल के साथ बोलती है, 600 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स। गोंगसुन यू फिर कॉन्फिडेंटली बोली लगाता है, 600 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स में दोनों पर्पल क्रिस्टल जेड मैरोज मैं ले रहा हूं। लेकिन तभी हॉल के कोने से एक शांत आवाज आती है, 700 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स। सभी की नजर तुरंत उधर जाती है। गोंगसुन यू गुस्से में युनचे की तरफ देखता है। उसका कल्टीवेशन अर्थ प्रोफाउंड रेल्म का था तो उसने डिस्डेन से देखा। गोंगसुन यू के फेस पर गुस्सा दिखने लगता है। वो चिल्लाता है, ऑक्शन में सब कुछ स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हें भी ये आइटम चाहिए तो देखते हैं तुम अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। ऐसा कहते हुए वो अपनी बोली लगाता है, 1000 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स। ऑक्शन हॉल में एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है जब गोंगसुन यू एक ही सांस में प्राइस को 1000 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स तक बढ़ा देता है। वो युनचे की तरफ घूरता है। उसका सोचना था कि होली सोर्ड सेक्ट के नाम और अपनी बड़ी बोली के सामने कोई हिम्मत नहीं करेगा चैलेंज करने की, लेकिन युनचे का एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत रहता है और वो कहता है, 1100 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स। यह सुनकर हॉल में सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। एक अर्थ प्रोफाउंड रेल्म बंदा इतना कैजुअली बोली लगा रहा था जैसे कुछ भी नहीं। गोंगसुन यू के लिए 1000 पहले ही लिमिट थी, लेकिन अगर अब पीछे हट गया तो उसकी इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो दांत भींच कर कहता है, 1200 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स। लेकिन बिना रुके युनचे तुरंत बोलता है, 1500। हॉल में सब लोग शॉक हो जाते हैं। शाओची के चेहरे पर एक खिलती हुई मुस्कान आ जाती है। अब उसकी नजर युनचे पर सॉफ्टनेस के साथ टिक जाती है। गोंगसुन यू का चेहरा अगली हो जाता है। 1500 उसकी लिमिट से बहुत ऊपर था। ये पर्पल क्रिस्टल जेड मैरो इतनी वैल्यू की नहीं थी। उसके दिमाग में कैलकुलेशन चलती है और वो युनचे को डायरेक्टली टारगेट करते हुए उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन युनचे के चेहरे पर जरा भी चेंज नहीं आता। वो साइलेंटली 1500 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स निकालता है और जेड केस ले लेता है जिसमें दोनों पर्पल क्रिस्टल जेड मैरोज हैं। फिर शाओची अगला आइटम अनाउंस करती है। उसके चेहरे पर ब्राइट स्माइल होती है और वो एक और जेड केस उठाती है। सेकेंड ट्रेजर एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट हर्ब है। शायद पर्पल क्रिस्टल जेड मैरो जैसा बड़ा ना लगे, लेकिन ये उससे भी ज्यादा रेयर है। वो केस खोलती है और एक फ्लेम शेप्ड पौधा दिखता है जो रेड लाइट से चमक रहा था। तुरंत उसने केस बंद कर दिया ताकि मेडिसिनल ऑरा लीक ना हो। हॉल में एक आदमी चिल्लाता है, ओह तो ये फिनिक्स सनफ्लावर है। ये नाम सुनकर युनचे की आंखें तुरंत उस केस पर टिक जाती हैं। यही वो चीज थी जिसके लिए वो आया था। शाओची प्राउडली कहती है, बिल्कुल सही, ये फिनिक्स सनफ्लावर है।
और ये अभी अभी मैच्योर हुआ है, एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। ये सिर्फ मेडिसिन के लिए नहीं, बल्कि फायर एट्रीब्यूट प्रोफाउंड कल्टीवेटर्स के लिए बॉटल नेक पर ब्रेक थ्रू का भी अल्टीमेट टूल है। इसका मिनिमम प्राइस 1000 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स है। जैसे ही शाओची अपनी बात खत्म करती है, युनचे कहता है 2000 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स, मैं इसे खरीदूंगा। जैसे ही युनचे ने बोली लगाई, शाओची की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसका चेहरा और भी ब्राइट हो जाता है। वो पूछती है, क्या कोई और है जो इससे ज्यादा बोली लगाना चाहेगा? लेकिन हॉल एकदम शांत रहता है। शाओची खिलखिलाती हुई युनचे की तरफ जाती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये फिनिक्स सनफ्लावर आपका है, इसे अच्छे से संभाल के रखिए। युनचे शांति से 2000 कॉइन्स देता है और जेड केस ले लेता है। उसका मेन गोल पूरा हो गया था। अब बस उसे कोई जगह ढूंढनी थी जहां स्काई पॉइजन पर्ल के साथ यूनिवर्सल पिल रिफाइन करे। 2-3 दिन लगाकर रिफाइन करने के बाद उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ अर्थ प्रोफाउंड रियल्म के पीक तक पहुंच जाएगी। डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के अगेंस्ट ये उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। अब बाकी के ऑक्शन आइटम्स में उसका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया था। वो उठकर निकलने ही वाला था कि तभी बाहर से एक जोर की हंसी के साथ आवाज सुनाई देती है, हा हा हा। मिस शाओची, माफी चाहता हूं, रास्ते में कुछ लोगों को सबक सिखाना पड़ा, इसलिए लेट हो गया। उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगी। आवाज के खत्म होने के साथ ही एक आदमी अंदर आता है। उसकी बॉडी मसल से भरी हुई थी, जैसे मेटल की तरह उसके बाल ब्राइट रेड थे। एक एक बाल ऊपर को खड़ा था, जैसे फ्लेम जल रही हो। उसकी बॉडी से एक हेवी फायर ऑरा निकल रहा था। जैसे ही वो अंदर आया, सबके चेहरे बदल गए। गोंग सुनयू, जो अभी थोड़ा पहले एरोगेंट था, अब उसके फेस पर भी डर साफ साफ दिख रहा था। शाओची उसे देखकर चमकती मुस्कान के साथ सर जियन कहते हुए उसका वेलकम करती है। जियन एक एरोगेंट आवाज में बोलता है, मेरा मेन पर्पस यहां आने का फिनिक्स सनफ्लावर है। मुझे फिनिक्स सनफ्लावर अर्जेंटली चाहिए। लेकिन डिवाइन फिनिक्स सेक्ट ने सब अपने पास खरीद के रख लिया था। फॉर्चुनेटली मिस शाओची के पास एक है। युनचे पहले से ही उठकर निकलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसके कान में जी यन के मुंह से फिनिक्स सनफ्लावर शब्द घूमते हैं, उसके कदम रुक जाते हैं। शाओची बिल्कुल नहीं जानती थी कि जियन फिनिक्स सनफ्लावर के लिए आया है, वरना वो कभी उसे पहले बेचती ही नहीं। लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी। वो मुस्कान के साथ कहती है, लगता है सर जी को फिनिक्स सनफ्लावर की जरूरत है। आप पहले बोल देते तो मैं खुद आपके घर पहुंचा देती। लेकिन अफसोस, मेरे पास जो फिनिक्स सनफ्लावर था वो आपके आने से थोड़ी देर पहले ही एक जेंटलमैन को बेच दिया गया। जियन एकदम इरिटेट होकर बोलता है, क्या बेच दिया? किसने खरीदा? शाओची मुस्कुराकर बोलती है, टेंशन मत लीजिए सर जी, जिस जेंटलमैन ने इसे खरीदा है वो अभी भी यहां मौजूद हैं। आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं, शायद वो आपको देने के लिए तैयार हो जाएं। शाओची अपना हाथ युनचे की तरफ घुमाती है और कहती है, ये वही जेंटलमैन हैं जिन्होंने 2000 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स देकर फिनिक्स सनफ्लावर खरीदा। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको फिनिक्स सनफ्लावर देना चाहते हैं या नहीं। जियन की नजर तुरंत युनचे पर टिक जाती है। उसका प्रोफाउंड स्ट्रेंथ चेक करके उसके चेहरे पर क्लियर डिस्डेन आ जाता है। वो बड़े कदमों से आता है। उसकी बॉडी से इतना ज्यादा प्रेशर निकलता है कि स्काई प्रोफाउंड रेल्म का प्रैक्टिशनर भी मुश्किल से सांस ले सके। वो बोलता है, तुमने फिनिक्स सनफ्लावर खरीदा है? तुमने सुना ना मैं क्या कह रहा था? अब वो मुझे दे दो। पैसे उतने ही मिलेंगे जितने तुमने दिए थे। यह डिस्कशन नहीं था, बल्कि एक ऑर्डर जैसा था। लेकिन युनचे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। वो बोलता है, मुझे माफ करना, यह फिनिक्स सनफ्लावर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे नहीं दे सकता। जियन हैरान होकर बोलता है, एक अर्थ प्रोफाउंड रियल्म का कमजोर प्रैक्टिशनर मुझे मना कर रहा है? लड़के, मेरा पेशेंस लिमिटेड है, जल्दी से फिनिक्स सनफ्लावर दे दे। अगर मेरा पेशेंस खत्म हो गया तो ना फिनिक्स सनफ्लावर रहेगा और ना तुम्हें अपने कॉइन्स वापस मिलेंगे। युनचे आराम से बोलता है, मैंने कहा ना, मुझे फिनिक्स सनफ्लावर चाहिए, मैं इसे नहीं दूंगा। मैंने इसे खरीदा है, अब ये मेरा है। क्या करना है इसका ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। अगर फिनिक्स सनफ्लावर चाहिए तो और कहीं जाकर ढूंढो, मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बकवास करने का। यह कहकर युनचे मुड़कर निकलने लगता है। जियन हंसते हुए बोलता है, नाइव लड़के, आज मैं तुम्हें सिखाता हूं कि असली दुनिया में हमेशा वही जीतता है जिसका मुक्का ज्यादा पावरफुल होता है। वो अपना बड़ा हाथ युनचे के कंधे पर रखकर अपनी पावर का फोर्स लगाता है, लेकिन युनचे हिलता तक नहीं। जियन की आंखें फैल जाती हैं, उसकी वेन्स पॉप आउट हो जाती हैं और वो और ज्यादा फोर्स लगाता है, लेकिन युनचे जरा भी नहीं हिलता। जियन हैरानी में आ जाता है। गुस्से से वो अपना हाथ छोड़कर एक बड़ा पंच बनाता है।
उसका फिस्ट पर्पल फ्लेम से इग्नाइट होता है और वो 99% स्ट्रेंथ यूज करके युनचे के चेस्ट पर पंच करता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि युनचे मर भी जाए, क्योंकि ब्लू विंड का एक प्रैक्टिशनर मरेगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बैंग की आवाज के साथ पूरे हॉल में धमाका होता है। जमीन में क्रैक आ जाते हैं, खाली कुर्सियां सब टूट जाती हैं। जियन का फिस्ट युनचे के चेस्ट पर लगता है, लेकिन युनचे 1 इंच भी पीछे नहीं जाता। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता। सब हक्का बक्का हो जाते हैं। जियन का चेहरा ट्विस्ट हो जाता है और उसका राइट हाथ टूटकर टुकड़ों में गिर जाता है। उसकी वेन से ब्लड फाउंटेन की तरह निकलता है। जियान पीछे हिलते हिलते शॉक में बोलता है, तुम युनचे कैजुअली अपने चेस्ट पर लगती धूल झाड़ता है और ठंडी आवाज में बोलता है, तुम्हारा फिस्ट उतना भी कुछ खास नहीं था जितना तुम दिखाते हो। फिर युनचे का एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है और वो एक पंच जियन की तरफ मार देता है। जियन अपना लेफ्ट हाथ ब्लॉक करने के लिए उठाता है, लेकिन युनचे के ग्रेट वे ऑफ द बुधा के रॉ स्ट्रेंथ के सामने वो कैसे बचता। एक क्रैक की आवाज होती है और उसका हाथ तोड़ ताड़ के टुकड़े हो जाता है। जियन चीखते हुए पूरे फोर्स के साथ पीछे उड़ जाता है, सीधा दीवार में घुस जाता है। सब लोग शॉक में एकदम चुप हो जाते हैं। ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जियन रोस्टिंग सन सेक्ट का 7th यंग मास्टर, हाफ स्टेप एम्परर प्रोफाउंड रियल्म लेवल का एक्सपर्ट, युनचे के एक पंच से इसी हालत हो जाएगी। सबके पीठ में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। जो लोग युनचे को हमेशा नीचा दिखाते रहे थे वो समझ गए कि यह लड़का असल में एक टेरिफाइंग फ्रीक है। स्पेशली गोंगसुनयू, वो अपनी सीट से चिपक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और शॉक में उसकी बॉडी हिलने तक की हिम्मत नहीं कर रही थी। युनचे का फिगर ब्लर करके जियन के सामने आ जाता है। उसने उसकी गर्दन पकड़ी, उसकी बड़ी सी बॉडी को दीवार से खींचकर निकालता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। वो उसके खून से भरे चेहरे को देखकर ठंडी आवाज में बोलता है, अब भी चाहिए तुझे फिनिक्स सनफ्लावर। जियन अभी प्रॉपर सेंसेस में भी नहीं आया था, तभी उसका पूरा बॉडी सीरियस इंजरीज में चला गया। वो जमीन पर गिरकर सांस लेने की कोशिश करता है और बोलता है, मैं रोस्टिंग सनसेक्ट का 7th यंग मास्टर हूं। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो रोस्टिंग सनसेक्ट तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। युनचे कोल्डली हंसते हुए कहता है, तेरे शब्द बिल्कुल सही थे। इस दुनिया में हमेशा वही जीतता है जिसका फिस्ट ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अगर पावर कम है और फिर भी एरोगेंस दिखाता है तो वो मौत को बुलाता है। यह कहकर युनचे अपना पैर उठाकर जियन के चेस्ट पर रख देता है। जियन की आंखें फट जाती हैं और उसके मुंह से खून का फाउंटेन निकल जाता है। तभी पीछे से एक ग्रे हेड ओल्ड मैन जो हमेशा शाओशी के पीछे खड़ा था चिल्लाता है, रुको। उसका फिगर एकदम से मूव होता है और एक स्ट्रीक ऑफ कोल्ड लाइट युनचे की तरफ शूट करता है। पूरे रूम में एक थ्रोन लेवल की माइट फैल जाती है। ये ओल्ड मैन एम्परर प्रोफाउंड रियल्म के फर्स्ट लेवल का लो लेवल थ्रोन था। उसने ये सोचकर एक्शन लिया कि अगर जियन के साथ कुछ परमानेंट हो गया तो रोस्टिंग सनसेक्ट फॉलिंग फ्लेम मर्चेंट गिल्ड को बर्बाद कर देगा। लेकिन युनचे बिना अपना सिर घुमाए अपना हाथ हिलता है। फिनिक्स ब्रेक हवा को चीरकर निकलती है और डायरेक्टली उस कोल्ड लाइट से टकराती है। कोल्ड लाइट 1 सेकंड में खत्म हो जाती है, लेकिन फिनिक्स ब्रेक अपनी फुल माइट के साथ ओल्ड मैन के चेस्ट की तरफ जाता है। ओल्ड मैन शॉक्ड होकर ब्लॉक करता है। 7-8 कदम पीछे हटने के बाद वो फिनिक्स ब्रेक को मुश्किल से रोक पाता है, लेकिन उसके दोनों स्लीव्स बिल्कुल जलकर खाक हो जाते हैं। ओल्ड मैन शॉक में बोलता है, ये तो फिनिक्स फ्लेम है। तुम डिवाइन फिनिक्स सेक्ट से हो। हॉल के सब लोग साफ साफ देखते हैं कि जो फ्लेम युनचे ने रिलीज की थी वो असलियत में फिनिक्स फ्लेम ही थी, और फिनिक्स फ्लेम सिर्फ डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के पास होता है, जो डिवाइन फिनिक्स एम्पायर के पीक पर बैठे हुए लोग होते हैं। युनचे ठंडी स्नॉट करता है। वो कंफर्म नहीं करता, लेकिन मना भी नहीं करता। जियन के दिल में एकदम से रियलाइजेशन होता है कि उसने लोहा काटने की कोशिश की थी। उसके अंदर अभी भी गुस्सा था। उसका मन कर रहा था युनचे को 1000 टुकड़े कर दे, लेकिन जैसे ही उसने फिनिक्स फ्लेम देखी उसका पूरा बॉडी ट्रेंबल करने लगता है। रोस्टिंग सन सेक्ट चाहे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हो डिवाइन फिनिक्स में, लेकिन डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के सामने वो 0 थे। जियन एकदम अपना बोलने का अंदाज बदलते हुए बोलता है, सो आप डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के ब्रदर हो। ये इंजरीज मेरे लिए बिल्कुल भी अनफेयर नहीं हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी आपको ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करता। अगर आप चाहते हो तो अपना साउंड ट्रांसमिशन इम्प्रिंट मुझे दे दीजिए। मैं खुद पर्सनली गिफ्ट के साथ आपके पास आकर माफी मांगूंगा। एक तरफ उसकी हड्डियां टूट चुके थे, ऑर्गन्स इंजर्ड थे, फिर भी उसे माफी मांगना पड़ रहा था। यही थी डिवाइन फिनिक्स सेक्ट की पावर डिवाइन फिनिक्स एम्पायर में। हॉल में बाकी सब लोग खड़े हो गए थे। कोई ज्यादा सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था।
सबकी नजरें युनचे पर टिकी हुई थीं। गोंगसुन यू, जो हमेशा युनचे का मजाक उड़ा रहा था, अब इतना घबरा गया था कि पसीना पसीना हो गया। उसके पैर ट्रेम्बल कर रहे थे, लग रहा था अब भी गिर जाएगा। वो ओल्ड मैन आगे बढ़कर बोलता है, उसकी आवाज ट्रेम्बल कर रही होती है। एस्टीम्ड कस्टमर, डिवाइन फीनिक्स सेक्ट से हैं। मुझे पहचानना चाहिए था, लेकिन मैं फेल हो गया। माफ कीजिए, मैं तो मरने लायक हूं। शाओची, तुम अभी तक खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से उनके कॉइन्स वापस दो। शाओची भी पेल चेहरे के साथ नर्वस होकर कहती है, जी जी, और कॉइन्स लाने लगती है। युनचे अपना पैर जियन के चेस्ट से उठाता है और ठंडी आवाज में बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम इतना नर्वस मत हो। मैं उन ट्रैश लोगों जैसा नहीं जो फोर्स दिखाकर दूसरों को बुली करते हैं। जब तक मुझे परेशान नहीं किया जाता, मैं किसी को परेशान नहीं करता। तुम अपना काम कंटिन्यू करो। यह कहकर युनचे मुड़ता है और बाहर की तरफ चलने लगता है। हाल के सब लोग उसके हर कदम को देखते हैं और जब वो बाहर निकलता है तो सब चुपचाप एक राहत की सांस लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो गोंगसुन यू के सामने आता है, युनचे अपना सिर हल्का सा तिरछा करके उसे कोल्ड नजरों से देखता है। एक नजर ही गोंगसुन यू के पैर कमजोर कर देती है और वो जमीन पर गिर जाता है। युनचे दूर निकल जाता है, तब जाकर वो थोड़ा रिकवर करता है। जैसे ही युनचे हॉल से बाहर जाने लगता है, उससे पीछे से एक अजीब सेंसेशन महसूस होती है। उसके कदम रुक जाते हैं। वो तुरंत पलटकर सबके चेहरे देखता है। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी नैरो करके सबको स्कैन किया, फिर धीरे कदम उठाते हुए हॉल से बाहर निकल गया। युनचे फॉलिंग फ्लेम मर्चेंट गिल्ड से बाहर निकलता है और भीड़ में घुल मिल जाता है। उसके पास अब फिनिक्स सनफ्लावर है, तो उसका अगला स्टेप सिंपल है, एक ऐसी जगह ढूंढना जहां वो शांति से बिना डिस्टर्ब हुए काम कर सके। लेकिन जैसे ही वो चल रहा होता है, उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। वो तुरंत लाइटनिंग की तरह पीछे मुड़ता है। वो अपनी आंखों से स्कैन करता है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कोई उसको घूर रहा हो। युनचे जैस्मिन से पूछता है, जैस्मिन, क्या तुझे कोई फील हो रहा है जो मुझे फॉलो कर रहा है? जैस्मिन बोलती है, मैं सो रही हूं, मुझे डिस्टर्ब मत कर। युनचे नाक चढ़ाता है और आगे बढ़ जाता है। दूर से भीड़ में एक आदमी छुपा होता है। वो युनचे के रिएक्शन देखकर हैरान होता है। 1 घंटे बाद युनचे वापस होटल आता है जहां उसने रहने के लिए पैसे दिए हुए थे। एक हैंडसम वेटर उसका वेलकम करता है और पूछता है, डियर गेस्ट, आप रेस्ट करना चाहेंगे या खाना खाना चाहेंगे? युनचे बोलता है, मुझे डिनर शाम को रूम में भेज देना। वेटर पोलाइट तरीके से हाँ बोलता है। रूम में जाके युनचे प्लान के हिसाब से स्काई प्रोफाउंड यूनिवर्सल पिल रिफाइन करने नहीं बैठता, बल्कि सीधा बिस्तर पे गिरता है और सो जाता है। शायद वो काफी थका हुआ था, क्योंकि जल्दी ही उसकी जोर जोर की खर्राटे की आवाज आती है। शाम होने पर एक पतली सी स्मोक रूम की खिड़की से अंदर आती है। ये स्मोक इनविजिबल और ओडरलेस होती है। वो युनचे के पास आती है, लेकिन युनचे सोया रहता है, बिल्कुल बिना रिएक्शन। कुछ देर बाद सब नॉर्मल लगता है। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे नॉक होता है। वेटर बोलता है, डियर गेस्ट, डिनर आ गया है। युनचे सोता ही रहता है, जैसे कुछ सुना ही ना हो। वेटर दरवाजा धक्का देकर खोलता है, क्योंकि दरवाजा सिर्फ बंद था, लॉक नहीं था। वो ट्रे लेकर अंदर आता है। नॉर्मल लगता है, जैसे बस खाना रखने आया हो। लेकिन जैसे ही वो युनचे के बेड के पास आता है, उसका बिहेवियर बदल जाता है। उसके कदम एकदम नॉइजलेस हो जाते हैं और उसकी आंखों की कॉशियस लुक शांत हो जाती है। अब वो डायरेक्ट युनचे के स्पेशल रिंग की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर जैसे ही उसकी उंगलियां युनचे के रिंग को टच करने ही वाली होती हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना। Office.